तो इस स्टोरी के स्टार्टिंग में हम एक कॉलेज स्टूडेंट सोरेन को देखते हैं जो कि सिटी में अकेला रहता है। उसका पूरा बचपन वैसे गांव में बीता था अपने दादाजी के साथ, लेकिन पढ़ाई की वजह से उसे शहर आना पड़ा। हाल ही में उसके दादाजी चल बसे, लेकिन सोरेन उनके फंडल को अटेम्प्ट नहीं कर पाया। इसलिए आज सोरेन अपने दादाजी के ग्रेव को विजिट करने जा रहा है। रास्ते में उसे अपने गांव की लोकल पुलिस का कॉल रिसीव होता है, जो लोग उसे किसी जरूरी काम से पुलिस स्टेशन बुला रहे होते हैं। तो हम देखते हैं कि सोरेन जैसे गांव में उतरता है वो उस पुलिस स्टेशन के चीफ से जाकर मिलता है, जो चीफ उसे बताता है कि उसके दादाजी की ग्रेव कल रात गायब हो गई। ये सब कुछ हमें विलेज के एक शराबी बंदे ने बताया, और जब हम सुबह इस चीज की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उस जगह में पहुंचे तो वाकई में वहाँ पर सारी ग्रेव्स मौजूद थी, सिर्फ तुम्हारे दादाजी को छोड़कर। वैसे ये बात इतनी बड़ी तो नहीं है, लेकिन तुम्हारे दादाजी पूरे विलेज में काफी ज्यादा रिस्पेक्ट बंदे थे। इवन की वो और सोरेन की फैमिली मार्शल आर्टिस्ट के आखिरी बची हुई ब्लड लाइन से। इतना ही नहीं, सुबह इन्वेस्टिगेशन करते दौरान हम एक लड़की से भी मिले थे जो कि अपने आप को तुम्हारे दादाजी की खोई हुई ग्रैंड डॉटर बता रही थी। उस वक्त हम भी तुम्हारे जितना ही शौक थे, लेकिन जब उस लड़की ने हमें उसके डॉक्यूमेंट्स दिखाए तो वो वाकई में सच था। वो पुलिस चीफ उस जगह में सोरेन को उस लड़की की तस्वीर दिखाता है, ये कहते हुए कि ये तुम्हारी बहन है जिसका नाम हाउचू है। और इसके बाद सोरेन पुलिस स्टेशन से चले जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है अपने फादर के ऊपर, क्योंकि उसके फादर एक निकम्मे थे और ना जाने अब तक उसकी कितनी बहनें होगी। लेकिन इस वक्त सोरेन के लिए सबसे जरूरी काम ये था कि अपने दादाजी के ग्रेव में जाकर विजिट करना और इस बारे में सच निकालना कि आखिर उसकी दादाजी की ग्रेव किसने चोरी करी। जब वो ग्रेवयार्ड में पहुंचता है उसे अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही होती है, यानी कि किसी के खोदने की। तो उसे मालूम पड़ता है कि जरूर ये वही ग्रेव रॉबर होगा। और इस बार सोरेन नहीं चाहता था कि वो भाग जाए, इसलिए वो अपने फोन में एविडेंस के लिए उस बंदे की तस्वीर खींचने लगता है। और जैसे ही सही मौका मिलकर वो फोटो खींचता है तो उसकी फोन की आवाज की वजह से वो बंदा सोरेन को देख लेता है। हम देखते हैं कि वो वही लड़की थी, यानी कि हाउचू। सोरेन पकड़े जाने पर उस जगह से भागने लगता है काफी तेज, और थोड़ी आगे जाने के बाद जब उसे ऐसा लगता है कि अब वो सुरक्षित जगह में पहुंच चुका है, तभी अचानक से हाउचू पीछे से आकर उसके सर पर मार देती है, जिस पर कि सोरेन उसी जगह में बेहोश हो जाता है। अब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को ग्रेव में पाता है और उसके सामने एक ज़ॉम्बी होता है, जिसे देखकर वो पेंट में हक देता है। उसी वक्त हाउचू पीछे से आकर उस ज़ॉम्बी के मुंह में उस नाइफ को घुसेड़कर उसे मार देती है, जिसे देखकर सोरेन की अच्छे से फट जाती है। इसके बाद वो लड़की उसे पैर के बल खींचकर घसीटने लगती है, तो सोरेन डर के मारे उस जगह में कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि शायद वो कोई चुड़ैल है। इसके बाद हाउचू उसे घसीटते हुए उसके दादाजी की खाली ग्रेव में उसे फेंक देती है, जिसे देखते हुए सोरेन उससे कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम क्या चाहती हो। तो वो लड़की उस जगह में अपना नाम हाउचू बताती है, जिस पर सोरेन को याद आता है कि ये वही बंदी है जिसके बारे में पुलिसमैन ने उसे बताया था कि वो उसकी बहन है। तो सोरेन उस जगह में अपनी जान बचाने के लिए हाउचू के सामने ड्रामा करने लगता है, ये कहते हुए कि वो कब से अपनी खोई हुई बहन को मिस कर रहा था। हाउचू बिना कुछ बोले उसके ऊपर मिट्टी फेंकने लगती है उसे उस जगह में दफनाने के लिए। अब जिस पर सोरेन उससे कहता है कि मैं तुम्हारी कसम खा के कहता हूँ, मैं सच में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा जो भी मैंने आज देखा, बस मुझे प्लीज जाने दो। उसके उस जगह में चिल्लाने की वजह से बाकी के ज़ॉम्बीज अट्रैक्ट होने लगते हैं। तभी उसी वक्त हाउचू उस जगह में रुक जाती है और सोरेन उससे कहता है कि थैंक यू मुझे माफ करने के लिए। और जैसे ही वो उस ग्रेव में उठता है तो वो देखता है कि हाउचू दूसरी तरफ उन ज़ॉम्बीज के साथ फाइट कर रही होती है और बड़े स्किलफुल तरीके से उन ज़ॉम्बीज को ऐसे काट रही होती है जैसे कि वो उसके लिए सब्जियां हो। एनीवेज, उनमें से एक ज़ॉम्बी सोरेन की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर सोरेन उस जगह में डर जाता है। उसकी आवाज को सुनकर हाउचू उधर आकर उस ज़ॉम्बी को भी खत्म कर देती है। उसकी ऐसी स्किल से सोरेन उस जगह में काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है और उसे थोड़ा कम डर लगने लगता है, लेकिन वो सोच रहा होता है कि वो जरूर कोई सपना देख रहा होगा और वो उस जगह में अपने आप को उठाने के लिए चिल्लाने लगता है। लेकिन इससे कुछ तो नहीं होता, बट वो सारे के सारे ज़ॉम्बीज सोरेन की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है, हाउचू को छोड़कर और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। सोरेन हाउचू से मदद मांगने लगता है, लेकिन हाउचू से बेस्ट ऑफ लक कहकर उस जगह से चले जाती है, वहाँ उसे अकेला छोड़ते हुए उन ज़ॉम्बीज के पास। दूसरी तरफ वो बाहर जाने के बाद अपने बॉस से मिलती है, जिसका नाम जोसेन होता है। हाउचू से बताती है कि देर हो चुकी है, अब तक तो उस बुड्ढे की डेड बॉडी हमसे पहले कोई ले जा चुका है। सोरेन के दादाजी का नाम सैक्रेन शो है। हाउचू उस जगह में उससे कहती है कि सोरेन, मैं उसे अकेला छोड़कर आ गई ज़ॉम्बीज के बीच में। जोसेन उससे कहता है कि क्या बकवास कर रही हो, तुम्हें मालूम है ना कि हम इसमें किसी भी नॉर्मल बंदे को इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं।
तुम आखिर उस लड़के को वहाँ छोड़ के कैसे आ सकती हो अकेले। हाउचू बताती है कि वो कोई नॉर्मल नहीं है, सेकरन जू का पोता है। इससे पहले कि जोसिन उस जगह में कुछ समझ पाता है, काफी बड़ा थंडर अटैक होता है उसी एरिया से जहाँ पर कि वो हाउचू को छोड़कर आई थी। अब वो लोग जब उस जगह में पहुंचते हैं तो वहाँ पर बस उन्हें ज़ॉम्बीज दिखाई देते हैं जो कि जले हुए थे। तो इस चीज को देखकर जोसिन उस जगह में कहता है कि ये चीज मैंने पहले क्यों नहीं सोची कि सोरेन तो सेकंड जू का पोता है। ऑफ कोर्स उसके अंदर भी वही एबिलिटीज होगी जो कि उसके दादाजी के अंदर थी। अब जिस चीज पर हाउचू हाँ में जवाब करती, उसी वक्त जोसिन को उस जगह में सोरेन की कॉलेज की डायरी दिखाई देती है, जिसे देखकर जोसिन वो डायरी हाउचू को दे देता है, ये कहते हुए कि तुम भी उसके कॉलेज में एडमिशन करा लो, सोरेन को अपनी टीम में कर लो, इससे पहले कि वो लड़का किसी गलत हाथों में पड़ जाए और अपनी अनजान पावर्स का गलत इस्तेमाल करे। अगले दिन हम कॉलेज में सोरेन को देखते हैं, जिससे कि चीफ का कॉल रिसीव होता है। सोरेन चीफ से कहता है कि उसे इस केस के बारे में अब कोई भी बात नहीं करनी, वो वापस से सिटी जा चुका है और उसे अपनी स्टडीज में फोकस करना है। मुझे कुछ भी मालूम नहीं है उस ग्रेव रॉबर के बारे में, इवन कि वो कल रात के इंसिडेंट के बारे में भी उसे कुछ नहीं बताता और फोन काट देता है और अपने फोन से अपनी बहन की तस्वीर भी डिलीट कर देता है, उसे चुड़ैल कहते हुए। उसी वक्त वो अपने बगल में देखता है जहाँ पे कि हाउचू बैठी हुई थी और ये चीज देखकर वो और भी ज्यादा डर जाता है। हाउचू उस जगह में उसे नॉर्मली ग्रेड करती है। इसके बाद उनका लेक्चर शुरू हो जाता है, जहाँ लेक्चर के बीच में सोरेन उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ क्या लेने आई हो। तो हाउचू उससे कहती है कि क्यों ना हम दोनों लेक्चर खत्म होने के बाद बात करें। अब स्कूल खत्म होने के बाद हम दोनों उसे स्कूल के पीछे वाले ग्राउंड में देखते हैं, जहाँ पर सोरेन उससे पूछता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो और तुम्हें क्या चाहिए। हाउचू उससे कहते हैं कि मुझे वही पावर दिखाओ जो तुमने कल यूज करी थी अपने आप को उन ज़ॉम्बी से बचाने के लिए। मुझे मालूम है कि तुम भी अपने दादाजी जैसे हो, यानी कि सुपर ह्यूमन। और इसके बाद वो सोरेन के ऊपर अटैक कर देती है उसकी पावर्स को देखने के लिए। सोरेन उससे लड़ने के बजाय दूर हट जाता है और याद करने लगता है कि कैसे उसके दादाजी उससे बचपन में कहा था कि वो कभी भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल ना करे, खास करके तो नॉर्मल ह्यूमंस के ऊपर अटैक करने के लिए। क्योंकि एक बार बचपन में जब कुछ बच्चे उसे बुली कर रहे थे तो उसने इनमें से एक बच्चे के ऊपर अपनी पावर का इस्तेमाल कर दिया था, जिस पर कि उसके दादाजी उसके ऊपर गुस्सा करते हैं और उसे उसकी पावर का असली मतलब सिखाते हैं कि ये पावर्स लोगों को दिखाने के लिए नहीं है बल्कि खुद के सेल्फ डिफेंस के लिए है, और तुम कभी भी ऐसे इंसानों के ऊपर अटैक मत करना जो कि सुपर ह्यूमंस नहीं होंगे। तुम जानते हो तुम अकेले इंसान नहीं हो जिसके पास ये पावर्स है। मुझे मालूम है कि फ्यूचर में तुम्हें काफी सारी दिक्कत और ऐसे लोगों का सामना करना होगा जो तुमसे भी ज्यादा पावरफुल होंगे, लेकिन तुम्हें अपनी पावर का इस्तेमाल ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए और अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करना है। जिस पर सोरेन अपने दादाजी से यही वादा करता है। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है तो सोरेन तैयार हो जाता है हाउचू के साथ लड़ने के लिए, क्योंकि वो उसी की तरह सुपर ह्यूमन थी और वो अपनी पावर को उसके सामने यूज कर सकता है। इसके बाद सोरेन उस जगह में कुछ मंत्र को स्पेल करके उस जगह में अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है। हम उसके आसपास पावर्स को देखते हैं। उसी वक्त हाउचू उसके ऊपर अटैक करती थी अपना नाइफ लेकर, जिस पर कि सोरेन बड़ी आसानी से उसके अटैच को डॉज कर लेता है और उन दोनों के दरमियान जबरदस्त की फाइट होने लगती है, वैसे ही जैसे मैं और मेरा भाई चॉकलेट के लिए लड़ते रहते हैं। एनीवेज हाउचू एक बार फिर से सोरेन के ऊपर नाइफ से अटैक कर देती है, लेकिन हम देखते हैं कि सोरेन उस जगह में गायब हो जाता है और पीछे से आकर उसका कॉलर पकड़कर उसे दूर फेंक देता है। लेकिन हाउचू अपने आप को संभाल कर उठ जाती है, लेकिन वो सामने देखती है तो सोरेन नहीं होता। उसे लगता है कि इस बार सोरेन वाकई में फाइट छोड़कर भाग गया, लेकिन उसी वक्त सोरेन पीछे से आकर उसका हाथ पकड़ के उसके मुंह पर जोर से पंच मारने वाला ही होता है, बिना कुछ सोचे समझे कि वो एक लड़की है। लेकिन एंड में वो खुद ही अपनी बहन से हार जाता है और इवन की इस बार उसके पूरे कपड़े भी फट चुके थे। उसकी बहन उस जगह में उसकी तस्वीरें खींच लेती है और वहां पर से ब्लैकमेल करने लगती है कि वो ये तस्वीरें उसकी क्लास की लड़कियों को दिखा देगी, जिसके बाद सोरेन पूरी जिंदगी भर सिंगल ही मर जाएगा। जिस पर कि सोरेन उस जगह में उससे भीख मांगने लगता है। तो हाउचू उससे कहती है कि ठीक है, अगर तुम मेरा सर्वेंट बनने के लिए तैयार हो तो शायद मैं तुम्हें बख्श दूं। वहां से जाने से पहले हाउचू उसे एक मोबाइल देती है उनसे कांटेक्ट करने के लिए, अगर उसे जब भी उनकी जरूरत हो। सोरेन उससे कहता है कि एटलीस्ट जाने से पहले मुझे कुछ कपड़े तो दे दो, बट हाउचू उसे इग्नोर कर देती है। उसी वक्त वहाँ पे स्कूल के कपल भी आ जाता है, जिसे देखकर सोरेन बगल के पेड़ में चढ़ जाता है। नीचे उन कपल्स को साथ देखकर सोरेन की जल रही होती है और वो अपने आप से वादा करता है कि वो भी जल्दी गर्लफ्रेंड बना लेगा और सबको दिखाएगा कि वो किसी से कम नहीं। हम देखते हैं कि रात के टाइम फाइनली सोरेन तैयार हो जाता है स्कूल से जाने के लिए, क्योंकि उसे लग रहा था कि अंधेरे में उसे कोई नहीं
नहीं देख पाएगा। वो उस जगह में अपनी पावर का यूज करते हुए उड़ते हुए जाने लगता है। यहाँ दूसरी तरफ वो उसी कपल को देखते हैं जो कि साथ में मिलकर चांद को देख रहे होते हैं। तभी वो उसकी एक तस्वीर खींचते हैं, बट जो चीज उन्होंने उस तस्वीर में कैप्चर करी थी उसे देखकर वो काफी ज्यादा शॉक होते हैं, क्योंकि वो सोरेन की तस्वीर थे और उसमें वो बिना कपड़ों के था। अगले दिन क्लास में सोरेन बोर हो रहा होता है। उसी वक्त हाउचू उसे एक तस्वीर दिखाती है जो कि उसकी कल रात वाली वही पिक्चर थी, जिसे देखकर सोरेन काफी ज्यादा शॉक होता है और कहता है कि ये तस्वीर तुम्हारे पास कहाँ से आई। जिस पर हाउचू उससे कहती है कि मैं अकेली नहीं हूँ बल्कि सबके फोन में है। मुझे नहीं पता था तुम इतने जल्दी फेमस हो जाओगे, वो भी इस तरीके से। रात के टाइम पर हम सोरेन को उसके रूम में देखते हैं, जहाँ पर कि उसका रूममेट पार्टी करने के लिए बाहर जा रहा होता है बिना उसे इन्वाइट करे, जिस चीज पर सोरेन को काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है, क्योंकि उसके पास एक भी दोस्त नहीं है जिसके साथ वो टाइम स्पेंड कर पाए, क्योंकि सबको ये लगता है कि वो बस लूजर है। इवन कि कॉलेज की एक भी लड़की उसके पास तक नहीं आती। जब वो उदास हो ही रहा होता है, उसे इंस्टाग्राम में एक लड़की का डीएम आता है। वो लड़की वाकई में काफी ज्यादा क्यूट थी, अब जिस पर वो दोनों के दोनों आपस में चैट करने लगते हैं। सोरेन को चैट से मालूम पड़ता है कि वो लड़की उसी के कॉलेज की जूनियर है और वो लड़की उसे कल डेट के लिए मिलने के लिए बुला रही होती है रात को, जिसे सुनकर सोरेन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है अपनी जिंदगी की पहली डेट पे जाने के लिए। और उससे अपनी दादाजी की बात याद आती है कि इंसान की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, कभी अच्छे दिन होते हैं तो कभी बुरे दिन। और सोरेन को लग रहा होता है कि शायद उसकी जिंदगी में अच्छे दिन आने वाले हैं। अगले दिन कॉलेज में हाउचू सोरेन से बताती है कि आज रात को तुम्हें हमारे साथ आना होगा, हमें कुछ जरूरी बात करनी है। लेकिन सोरेन उससे कहता है कि आज रात को उसे भी कुछ जरूरी काम करना है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। हाउचू उसे घूरने लगती है और कहती है कि ऐसा कोई जरूरी काम नहीं है हमसे बढ़कर, इसलिए रात को चुपचाप आ जाना। अपनी बहन के डर के वजह से वो हाँ कर देता है। रात के टाइम वो उस मोबाइल को ऑफ कर देता है जो कि हाउचू ने उसे दिया था और खुद उस लड़की के साथ डेट पर चले जाता है, उस लड़की केन के साथ। केन उसे बताती है कि उसने हम दोनों के लिए प्राइवेट होटल बुक करा हुआ है, जिस चीज को सुनकर सोरेन के मन में लड्डू फूटने लगता है। और यहाँ दूसरी तरफ हाउचू सोरेन को लगातार कॉल कर रही होती है, लेकिन उसका फोन बंद बता रहा था। जोसिन भी उसके साथ होता है और वो कहता है कि वो आ जाएगा, क्या पता वो वाकई में कुछ जरूरी काम कर रहा हो। हाउचू उस जगह में उसे उसकी फोन की लोकेशन दिखाती है। भले ही उसका फोन स्विच ऑफ था, लेकिन अभी भी वो उसे ट्रैक कर पा रही थी। वो बताती है कि मुझे पता है वो कौन सा जरूरी काम कर रहा है और आज तो मैं उस कमीने को नहीं छोड़ने वाली। यहाँ दूसरी तरफ सोरेन की डेट अच्छे से चली रही होती है। खाना खाने के बाद वो लड़की उसे अपने रूम में ले जाती है, जहाँ पर वो सोरेन को किस करने की कोशिश करती है, बट उसी वक्त वो उसकी गर्दन पर एक बग छोड़ देती है। सोरेन उससे कहता है कि उसे गर्दन पे दर्द हुआ, लेकिन वो लड़की उसकी बात को इग्नोर कर देती है। तभी अचानक से सोरेन को अपने शरीर के अंदर और भी तेज दर्द होने लगता है और वो जमीन में गिर जाता है। वो उस लड़की से पूछता है कि आखिर तुम हो कौन, तुम जानबूझ कर ये सब कुछ कर रही हो और तुमने मेरे साथ करा क्या। तो वो लड़की उस जगह में हंसने लगती है, ये कहते हुए कि तुम्हें बेवकूफ बनाना कितना ज्यादा आसान है। और उसी वक्त वहाँ पर कुछ ज़ॉम्बीज़ भी आ जाते हैं जो कि सोरेन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ने लगते हैं। अब जिसे देखकर सोरेन अपनी पावर को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे मालूम पड़ता है कि इस लड़की ने जो बग उसके अंदर छोड़ा था वो पॉइजनस था, इस वजह से वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट नहीं कर पा रहा था। और उसे यहाँ पर ये भी मालूम पड़ता है कि वो लड़की भी उसी की तरह सुपर ह्यूमन है। सोरेन उससे कहता है कि आखिर तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो, तुम चाहती क्या हो, कहीं तुम वही लोग हो जिसने कि मेरे दादाजी की डेड बॉडी को चुराया था। वो लड़की हाँ में जवाब देती है, ये कहते हुए कि ये तो बस मुझे करने के लिए कहा गया था, बट अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें तुम्हारे दादाजी के पास ले जा सकती हूँ। और उसमें से एक ज़ॉम्बी आकर सोरेन को उस जगह में बेहोश कर देता है मार। तो उसी तरफ हम केन को देखते हैं जो कि सोरेन को किडनैप करके अपने लोगों के पास ले आती है। उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें जेंसी कहते हैं। यही वो लोग हैं जिन्होंने की सोरेन के ग्रैंडफादर की डेड बॉडी को चुराया था एक्सपेरिमेंट के लिए। अफसोस जो चीज उन्हें हासिल करनी है ये चीज उसे उस मरे हुए बुड्ढे से नहीं मिल पाता, इसलिए उन लोगों ने सोरेन को किडनैप करा हुआ है। हम वहाँ पर एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जिसकी उम्र लगभग उन लोगों से कम थी, लेकिन वो वहाँ का लीडर था। उसी बंदे ने केन से कहा था कि वो सोरेन के दादाजी की डेड बॉडी को चुरा लेगी, तो वो लोग उसे जेंसी ग्रुप में रखने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब हमें कुछ दिनों पहले का सीन दिखाया जाता है जब केन उसकी दादाजी की बॉडी को उस लड़के के लैब में लेकर आती है। तो वो लड़का उस जगह में सोरेन के दादाजी की डेड बॉडी से एनर्जी इकट्ठा करने लगता है, लेकिन ये काफी नहीं थी और इसी वजह से उसने केन को ऑर्डर दिया था कि वो जाकर सोरेन को भी किडनैप कर ले, क्योंकि वही इस बुड्ढे का पोता है। तो जो एनर्जी उसके अंदर है सोरेन के अंदर भी वही एनर्जी होगी। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। रियो यहाँ पर केन को थैंक्स करता है और उसे कॉन्ग्रेचुलेट भी करता है कि वो फाइनली जेंसी की मेंबर बन चुकी है। इस चीज पर केन काफी ज्यादा शॉक होती है और वो कहती है कि आखिर मैं कैसे बिलीव करूँ कि मैं जेंसी ग्रुप की मेंबर बन चुकी हूँ। तुम लोगों ने ना ही मुझे किसी तरीके का मार्क दिया और ना ही किसी तरीके की आइडेंटिटी
जिससे ये बात साबित होती है कि मैं जेंसी की मेंबर बन चुकी हूँ। रियो उस जगह में हंसने लगता है, ये कहते हुए कि जेंसी के जितने भी मेंबर्स हैं वो सब फ्री काम करते हैं, उनके ऊपर कोई भी रूल्स नहीं है और कोई भी सिक्योरिटी। दूसरी तरफ हम रियो की बहन को देखते हैं जिसका नाम नात्सुका होता है। वो देखने लगती है कि आखिर उसके भाई ने किस लड़के को बुलाया है। वो वहाँ पर सोरेन के नजदीक जाकर उसके मुंह से पट्टी हटाकर उसे छूने लगती है। ऐसी सिचुएशन में भी सोरेन उस जगह में ब्लश कर रहा होता है। तभी उसी वक्त कैन आकर अपनी बहन को रोक देता है, ये कहते हुए कि पहले मैं इस लड़के के साथ हिसाब चुकता करना चाहता हूँ, उसके बाद तुम्हें जो करना हो तुम इसके साथ कर सकते हो। यहाँ कैन सोरेन के नजदीक आकर उससे कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे दादाजी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए। सोरेन कहता है कि कैसे इन्फॉर्मेशन, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। तो जिस पर रियो उससे कहता है कि तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, मैं ये चीज खुद ही निकाल लूंगा। और इसके बाद वो अपनी पावर से सोरेन की सोल के साथ छेड़छाड़ी करने लगता है और उसके दिमाग से डेटा निकालने लगता है। और यही रियो की असली पावर्स थी। इस चीज पर दूसरी तरफ सोरेन दर्द से चिल्लाने लगता है, लेकिन उसी वक्त कोई रियो के ऊपर अटैक कर देता है। रियो उस अटैक से बच तो जाता है, लेकिन जो उसके पीछे वाली वैन होती है वो टूट जाती है। वो लोग उस जगह में काफी ज्यादा शॉक होते हैं कि आखिर है कौन। बट उसी वक्त वहाँ पर हाउचू आ जाती है जोसन के साथ। उन दोनों को उस जगह में देखकर सोरेन की जान में जान आती है और वो उस जगह में इडियट की तरह चिल्लाने लगता है, जिस पर कि हाउचू और जोसन दोनों के दोनों से इग्नोर करते हुए जेंसी के उन मेंबर्स को उस जगह में देखने लगते हैं। हाउचू उनके ऊपर अटैक करने के लिए जा ही रही होती है, उसी वक्त जोसन उसे रोक देता है, ये कहते हुए कि जेंसी के मेंबर से भिड़ना इतना भी ज्यादा आसान नहीं है, ये लोग काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, इसलिए हमें सोच समझ कर ही कदम उठाना चाहिए। हाउचू कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं इन सबको एक ही झटके में खत्म कर दूंगी। यहाँ हम नात्सुका को देखते हैं जो कि जोसन से कह रही होती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी टाइप इतनी ज्यादा बेकार है। वो उस जगह में समझ रही होती है कि हाउचू शायद उसकी गर्लफ्रेंड है। नताशा उससे कहती है कि काश तुमने मुझे चांस दिया होता तो आज सिचुएशन कुछ और ही होती, पर अगर तुम्हें कभी भी मेरे पास आना हो तो मैं हमेशा तुम्हारे सामने रहूंगी। और ये कहते हुए वो उस जगह में जोसन के साथ फ्लर्ट करने लगती है। दूसरी तरफ हाउचू जो कि अटैक के लिए तैयार हो जाती है, तो जिसे देखते हुए कैन भी उस जगह में अपने ज़ॉम्बीज को समन कर देती है, ये कहते हुए कि लास्ट टाइम तुम लोग बच गए थे। यहाँ हम जोसन को देखते हैं जो कि नात्सुका से कहता है कि सोरेन को हमारे हवाले वापस कर दो, अगर तुम लोगों ने उसे हर्ट करने की कोशिश करी तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगी। नात्सुका उससे कहते हैं कि आखिर मैं फ्री में उसे क्यों दूं? वैसे मेरा प्लान सोरेन के साथ करने का कुछ अलग ही था, लेकिन अगर तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए तैयार हो तो शायद मैं सोरेन को तुम्हें वापस लौटा भी सकती हूँ। जोसन उसे कहता है कि वो यहाँ पर तुम्हारे साथ गेम नहीं खेलना चाहता, मैं यहाँ पर सीरियस हूँ। नात्सुका के मना करने पर जोसन अपनी टेलीकिनेसिस पावर का यूज करके एक पत्थर को कंट्रोल करते हुए उसके तरफ फेंक देता है, बट उसी वक्त एक ज़ॉम्बी जमीन से निकलकर उस पत्थर को ब्लॉक कर देता है, लेकिन वो पत्थर डायरेक्ट उस ज़ॉम्बी के साथ ही नात्सुका की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन नात्सुका अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए खींचकर पंच मारती है, जिस पर कि उस ज़ॉम्बी के सर के साथ वो पत्थर भी फट जाता है। तभी हम उस जगह में हाउचू को भी देखते हैं जो कि उन सारे ज़ॉम्बीज को काटने लगती है अपने नाइफ से। उसी दौरान वो नात्सुका के ऊपर भी अटैक कर देती है, लेकिन नात्सुका उसके अटैक से बच जाती है। वो नाइफ वाकई में उसके कपड़ों के अंदर से गुजरता है, लेकिन नात्सुका कोई खरोच तक नहीं आती। इससे पहले कि वो नात्सुका के ऊपर और अटैक करती, जोसन उस जगह में हाउचू को पीछे कर लेता है अपनी पावर से और उससे कहता है कि नहीं, वो कोई भी बेवकूफी नहीं करेंगे जिससे कि सोरेन को नुकसान पहुंचे। इसके बाद वो नात्सुका से कहता है कि हमें सोरेन को चुपचाप लौटा दो। नात्सुका कहती है कि हाँ मैं लौटा दूंगी, पर तुमने अभी तक मेरी डील को एक्सेप्ट नहीं करा। असल में वो चाहती थी कि जोसन उसके साथ एक नाइट स्पेंड करे, और वो कहती है कि अगर तुम नहीं करना चाहते तो मैं सोरेन को अपने साथ ले जाऊंगी। अब जिस पर सोरेन ऐसी सिचुएशन में भी उसके दिमाग में लड्डू फूट रहे होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जोसन एक बंदे को उस जगह में इशारा करता है, जिस पर कि वो बंदा सोरेन को जमीन के नीचे से ले जाने लगता है। बट उसी वक्त गुस्से में आकर नात्सुका जमीन में खींचकर लात मारती है, जिस पर कि वो मंकी जैसा बंदा बाहर आ जाता है सोरेन के साथ। नात्सुका उस बंदे के ऊपर अटैक कर देती है डायरेक्ट, लेकिन उस अटैक की वजह से वो दोनों के दोनों जोसन और हाउचू के पैर के सामने गिरते हैं। तो यहाँ पर हाउचू बिना टाइम ना वेस्ट करते हुए सोरेन को साइड ले आती है, जिसे देखकर सोरेन काफी ज्यादा खुश होता है कि फाइनली अब वो बच गया। बट उसी वक्त हाउचू अपने नाइफ से उसके ऊपर अटैक कर देती है, जिससे कि एक सेकंड के लिए सोरेन को ऐसा लगता है कि आज तो बस वो मरने वाला है। बट असल में हाउचू उसकी बॉडी के अंदर जो बग छोड़ा था कैन ने, उससे मार रही होती है। इसके बाद हाउचू उस जगह में उसको भी खोल देती है, और जिसे देखते हुए सोरेन उस जगह में काफी ज्यादा बुरा
फील कर रहा होता है, ये कहते हुए कि पूरी गलती उसकी थी। वही इतना ज्यादा लोनली हो गया था कि वो किसी के ऊपर भी यकीन कर बैठा और उसने हाउचू की बात ना मानते हुए इवन कि उसका फोन भी स्विच ऑफ कर दिया। यह हम जॉसन को देखते हैं जो कि नात्सुका से कहता है कि तुमने मेरे डील को नहीं माना था, इसलिए अब तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम तीनों को भी इस जगह से नहीं भागने दूंगा। और इसके बाद वो अपने बंदों को इशारा करते हैं और हम देखते हैं कि जॉसन के कुछ बंदे उस जगह में आकर उन लोगों को घेर लेते हैं और इसके बाद जॉसन उन लोगों को पकड़ने का ऑर्डर देता है। जिस बात को सुनते हुए रियो पास पड़ी हुई कार में बैठकर केन के साथ उस जगह से भागने लगता है और नात्सुका भी अपनी बाइक में बैठकर जाने से पहले जॉसन से कहते कि वो उससे जल्द मिलेगी, शायद तब तक वो अपना डिसीजन और अपना टाइप बदल ले। वो तीनों की तीनों ही काफी तेजी से उस जगह से भाग जाते हैं, लेकिन जॉसन अपने बंदों से कहता है कि कुछ भी हो जाए उनको भागने मत देना। यहाँ दूसरी तरफ हम उस जगह में सोरेन और हाउचू को देखते हैं। सोरेन उस जगह में रो रहा होता है, अपने आप को कर्ज कर रहा होता है कि वो कितना ज्यादा बेवकूफ है और उसे मैनिपुलेट करना भी कितना ज्यादा आसान है। उसे लगा था कि फाइनली उसके अच्छे दिन आ गए। हाउचू उससे कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी किस्मत बेकार है, किस्मत तो सबकी अच्छी होती है और तुम्हारी भी होगी, पर मुझे ये लगता है कि कमी कहीं ना कहीं तुम्हारे ऊपर है। तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम जैसे लूजर को कोई भी लड़की आकर डेट करेगी, वो भी बिना कोई मोटिव के। जिस बात पर सोरेन उस जगह में और भी ज्यादा डिमोटिवेट हो जाता है, ये सोचते हुए कि अब उससे कभी भी कोई लड़की नहीं मिलने वाली। तो उसी तरफ हम रियो को देखते हैं केन के साथ जो कि कार में भाग रहे होते हैं। उसी वक्त उनका पीछा दो बंदे कर रहे होते हैं जो कि और किसी की नहीं बल्कि जोसन के मेंबर्स थे। वो दोनों के दोनों काफी ज्यादा परेशान हो गए थे क्योंकि वो दोनों बंदे उनके हाथ धोकर पीछे बढ़ चुके थे। तभी उनमें से एक बंदा उनकी कार के सामने आकर खड़ा हो जाता है, लेकिन रियो गाड़ी का ब्रेक ना मारते हुए गाड़ी की स्पीड और भी ज्यादा तेज कर देता है और उस बंदे को घसीटते हुए आगे तक ले जाने लगता है। वो बंदा उस जगह में गाड़ी रोकने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, जिस चीज को देखकर रियो अपनी पावर का यूज करके उसकी सोल को खींचने लगता है, जिस वजह से वो बंदा वीक हो जाता है और पीछे गिर जाता है। वो लोग आगे की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन वो बंदा अपने साथी को उसका पीछा करने से रोक देता है। तो जिस पर उसका साथी कहता है कि लेकिन मास्टर ने तो हमें कहा था कि कुछ भी हो जाए उन्हें भागने मत देना। जिस पर उसका साथी कहता है कि मैंने कब कहा कि हम उसे इतनी आसानी से जाने देंगे। और इसके बाद वो काफी सारी मिसाइल से उनके ऊपर अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि जिस वजह से उनकी गाड़ी का एक टायर फूट जाता है, जिस पर कि वो गाड़ी पलट जाती है और हम केन को देखते हैं वो गाड़ी से बाहर गिरने लगती है। वो यहाँ पर रियो से मदद मांगने लगती है कहते हुए कि हम दोनों तो एक ही टीम से है ना। बट रियो उस जगह में स्माइल देते हुए केन से कहता है कि उसे मालूम ही क्या है जेंसी ग्रुप के बारे में। जेंसी का मतलब ये है कि कोई किसी का नहीं। और इसके बाद वो केन के ऊपर अटैक कर देता है, जिस पर कि केन नीचे गिर जाती है और खुद वो गाड़ी लेकर उस जगह से भाग जाता है। हम देखते हैं कि जॉन के वो दोनों बंदे उस जगह में केन को पकड़ लेते हैं और इसके बाद जॉन को कॉल मिलाता है, जिस पर कि जॉन उनसे कहता है कि रहने दो, उसे जाने दो, जिस लड़की को तुमने पकड़ा है उससे बेस पे ले आओ। अगले दिन का सीन देखते हैं जब सोरेन अपने कमरे में सो रहा होता है, हाउची की डिमोटिवेट करने वाली बातों को सोच रहा होता है और अपने आप को कर्स कर रहा होता है। उसी वक्त उसके दरवाजे को कोई खटखटाने लगता है, लेकिन जब सोरेन उसका दरवाजा नहीं खोलता है तो उसी वक्त वो बंदा दरवाजे को काटते हुए अंदर आ जाता है और वो कोई नहीं बल्कि हाउचू होती है। जॉन के कहने पर वो यहाँ पर सोरेन को लेने आई थी, इसलिए वो सोरेन को जल्दी से कपड़े पहनने के लिए कहती है। हम देखते हैं कि रास्ते में जब वो दोनों के दोनों जा रहे होते हैं तो सोरेन हाउचू से पूछता है कि आखिर उसी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर लोग चाहते क्या है मुझसे। तो हाउचू से कहते कि इन सारे सवालों का जवाब तो जोसन ही तुम्हें देगा। हम देखते हैं कि वो लोग चलते चलते एक फैक्ट्री तक पहुंच जाते हैं और असल में ये फैक्ट्री उनका बेस था। इस फैक्ट्री में जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो सबके सब ऑर्डिनरी ह्यूमन नहीं बल्कि सुपर ह्यूमंस है। सबके सब अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए इस जगह में काम कर रहे हैं और किसी आदमी को शक भी ना हो कि ये उनका बेस है। इन सारी बातों के बारे में जोसन उस जगह में सोरेन को बता रहा होता है और ये भी बताता है कि हम लोग सुपर ह्यूमंस हैं और हम में से तुम भी आते हो, तुम्हारे दादाजी भी थे और मेरे पास भी पावर है। इसके बाद वो उसे अपनी पावर की एक झलक दिखाता है, ये कहते हुए कि हमारे पास जो पावर्स थे वो नॉर्मल ह्यूमन के पास नहीं होती। मुझे जो मेरी सुपर पावर्स मिली है वो पैदाइशी है। सोरेन उससे कहता है कि नहीं, मुझे तो मेरे दादाजी ने इसके बारे में ट्रेन कराया था। जिसके जवाब में जोसन उससे कहता है कि हाँ, हम हार्डवर्क करके भी अपनी पावर को हासिल कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जो लोग हार्डवर्क से पावर को हासिल करते हैं वो आगे चलकर ग्रेट वॉरियर्स बनते हैं, ना कि उनकी तरह जो बचपन से इस पावर को लेकर पैदा हुए। रास्ते के बीच में सोरेन जोसन से पूछता है कि आखिर ये जेंसी ऑर्गेनाइजेशन है क्या और इनके लोगों का मकसद क्या है। अब उसके सवाल पर जोसन उसे बताता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम ही लोग बस सुपर ह्यूमंस हैं? नहीं, ऐसे बहुत सारे सुपर ह्यूमंस हैं जिनके अलग अलग क्लैन या फिर ऑर्गेनाइजेशंस हैं। जेंसी भी उनमें से एक ही है, लेकिन जेंसी ऑर्गेनाइजेशन की एक ऐसी खास बात है कि जो वहाँ पे जितने भी लोग काम करते हैं उनके ऊपर कोई भी रूल्स नहीं है। वो लोग
अपने आप अपनी फ्रीडम से वर्क कर सकता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि चलते चलते जोसन उन लोगों को केन के पास ले आता है जिसे कि उन्होंने कल रात को पकड़ा था। वहां पहुंचने के बाद जोसन केन से कहता है कि देख दिया ना उन लोगों ने तुम्हें धोखा, हमें तुम्हारे बारे में इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी और हम लोग तो चाहते थे तुम्हें अपने ग्रुप में शामिल करना, लेकिन हमें ये मालूम नहीं था कि तुमने जेंसी के ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है, बिना इस चीज के बारे में पूरी रिसर्च करते हुए कि आखिर वो लोग है कौन और उनके काम क्या है। केन उस जगह में कहती है कि मेरा जेंसी ग्रुप को ज्वाइन करने का सिर्फ एक ही मकसद था, वो था फ्रीडम। मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहकर काम नहीं करना चाहती। अगर मेरे पास पावर्स है तो मैं उन्हें आजादी से यूज करना चाहती हूँ। I mean, ऐसी पावर का भी क्या फायदा जिसे हम यूज नहीं कर सकते। जोसन उससे कहता है कि ठीक है, अगर तुम नहीं चाहती हो कि हम तुम्हें कुछ पनिशमेंट ना दे तो उसके लिए तुम हमें एजेंसी कंपनी के सारे सच के बारे में बता दो, आखिर उन लोगों का क्या मकसद है और वो कर क्या रहे हैं। केन उस जगह में कहते हैं कि तुम चाहते हो मैं गद्दारी करूं। जोसन उससे कहता है कि तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे कि तुम उनकी सबसे लॉयल मेंबर हो। भूलो मत कि तुमने कल ही शायद उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करा था और इतना ही नहीं, तुम्हारे बंदे तुम्हें वहां के लिए छोड़कर भाग गए थे। उसकी ऐसी बातों पर केन को गुस्सा आने लगता है और वो उस जगह में चिल्लाने लगती है। बट उसी जगह में जोसन का भाई भी आ जाता है जिसका नाम यैन होता है और वो अपने भाई से कहता है कि तुम आखिर एक लड़की तक को भी नहीं संभाल पा रहे, इस लड़की को तो मैं ठिकाने लगाता हूँ। और इसके बाद वो जोसन की बातों को इग्नोर करते हुए केन की तरफ बढ़ने लगता, उसे धमकी देते हुए कि अगर तुमने सब कुछ सच नहीं बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन केन वहां पर कुछ भी नहीं बोलती, जिस पर कि यान को गुस्सा आ जाते हैं और वो उसे थप्पड़ मारकर जमीन में गिरा देता है और उसे लात मारने लगता है, ये कहते हुए कि तुम्हें ये बात तो मालूम है कि जेंसीज के लोगों के पास फ्रीडम है, लेकिन तुम्हें ये मालूम है उन फ्रीडम की कीमत क्या है। अगर वो लोग अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं तो बाकी ऑर्गेनाइजेशन के लोग उनके साथ वही व्यवहार कर सकते हैं। और इसके बाद वो उस जगह में केन को पीटने लगता है। हम देखते हैं कि सोरेन उस जगह में यान के कंधे में हाथ रखता है, ये कहते हुए कि वो लड़की है और शायद अभी ना समझ है, हमें उससे प्यार से पूछना चाहिए। और इसके बाद वो केन को पूरा सच बता देने के लिए कहने लगता है, जिस पर कि केन फाइनली उनसे कहती है कि असल में रियो जो कि जेंसी का मेंबर है, वो लोग सोरेन के दादाजी की ट्रू पावर्स को हासिल करना चाहते हैं। और वो वहाँ पर एक स्टोरी भी उन लोगों को बताती है जो कि रियो ने उन्हें बताई थी। आज से लगभग बहुत सालों पहले सोरेन के दादाजी ने लगभग 12 जेंसी मेंबर्स को अकेले हरा दिया था और वो बिल्कुल भी कमजोर नहीं थे, बल्कि जेंसी मेंबर्स के सबसे पावरफुल मेंबर्स थे। और इसी चीज का पता लगाने के लिए कि आखिर वो बुड्ढा उस दिन कौन सी पावर का यूज कर रहा था, रियो उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। इस इन्फॉर्मेशन को पाने के बाद वो सब के सब लोग केन को हम कमरे में अकेला छोड़कर बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर येन अब सोरेन से कहने लगता है कि तुम बताओ, क्या वाकई में तुम्हारे दादाजी के पास ऐसी कोई टेक्निक थी जिसके बारे में केन अभी बता रही थी, और अगर ऐसा था तो उन्होंने जरूर तुम्हें तो बताया ही होगा। सोरेन उससे कहता है कि तुम्हारा दिमाग ठीक है, मुझे ऐसी किसी भी टेक्निक के बारे में नहीं याद, उन्होंने सिर्फ मुझे बचपन में अपनी पावर्स को एक्टिवेट करना सिखाया था और जिस सीक्रेट टेक्निक के बारे में तुम पूछ रहे हो उसके बारे में मुझे नहीं मालूम। उसकी ऐसी बातों पर जोसन एग्री हो जाता है। इसके बाद जोसन उन सबको लेकर अपने ऑफिस में चले जाता है, जहाँ वो सोरेन से कहता है कि क्यों ना तुम हमारी कंपनी को ज्वाइन कर लो और हमारे साथ काम करो। लेकिन सोरेन बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो कहता है कि उसको ऑलरेडी स्कूल चल रहा है और मुझे ये फालतू का काम नहीं करना। लेकिन जोसन उस जगह में उसे काफी हाईली पे करने के लिए भी तैयार था और वो चाहे तो वो बीच में अपनी स्कूल्स को भी अटेंड कर सकता है। लेकिन सोरेन उस जगह में बिल्कुल भी सीरियस नहीं था। अब जिस चीज को देखकर जोसन को गुस्सा आने लगती है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था। तो यान उस जगह में हाउचू से कुछ करने के लिए कहता है, तो हाउचू डंडा पकड़कर उस जगह में उसे पीटने लगती है, जिस पर कि सोरेन तैयार हो जाता है। इसी के साथ इसका पार्ट यहीं पर ही एंड होता है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।